जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सिक्के, नोट, शायद यही सब। पर असल में पैसा सिर्फ ये नहीं है। ये एक तकनीक है, एक आइडिया है जो किसी भी सभ्यता की पूरी कहानी बता सकता है। तो चलिए आज भारत में पैसे के इसी सफर को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें भरोसा है, ताकत है और हाँ, नियंत्रण भी। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर पैसा कोई चीज़, कोई वस्तु हो ही ना, बल्कि सिर्फ एक आइडिया हो? ये सवाल ना हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां लेन देन का आधार कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपसी विश्वास हुआ करता था। तो सबसे पहले सबसे पुराना तरीका क्या था लेन देन का? वो था बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय। बहुत सीधा साधा हिसाब था। मेरे पास चावल है, किसी के पास कपड़ा, तो हमने आपस में बदल लिया। आसान लगता है ना, पर इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। इसे कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग। मतलब सौदा तभी होगा जब मुझे ठीक वही चीज चाहिए जो किसी और के पास है, और उसे ठीक वही चीज चाहिए जो मेरे पास है। अगर मुझे कपड़ा नहीं, जूते चाहिए तो बस यहीं आकर गाड़ी अटक जाती थी। और इसी मुश्किल से नए सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। तो सिक्के आने से बहुत पहले भी भारत में व्यापार के बड़े जबरदस्त तरीके थे। जैसे छोटे मोटे लेन देन के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल होता था, और लंबी दूरी के व्यापार के लिए उसके लिए थी हुंडी, जो एक तरह का क्रेडिट नोट था। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये सारे सिस्टम किसी राजा के कानून पर नहीं, बल्कि समाज के अपने नियमों और हाँ, वही शब्द, आपसी भरोसे पर चलते थे। ये हुंडी सिस्टम वाकई में उस जमाने का एक शानदार फाइनेंशियल इनोवेशन था। सोचिए जरा, एक व्यापारी को एक शहर से दूसरे शहर पैसा भेजना है, तो वो क्या करता था? वो एक भरोसेमंद एजेंट, जिसे हवालादार कहते थे, उसके पास कैश जमा करा देता था। वो एजेंट एक पर्ची यानी हुंडी लिखकर देता था। अब व्यापारी वो पर्ची लेकर दूसरे शहर जाता और वहां के एजेंट को दिखाकर अपना पैसा ले लेता था। कोई चोरी का डर नहीं, कोई लूट का खतरा नहीं। ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ भरोसे के एक नेटवर्क पर काम करता था। कमाल है ना? अच्छा, भरोसे पर चलने वाले इन सिस्टम्स के बाद अब आता है पैसे के इतिहास का पहला बड़ा मोड़, एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं सिक्कों की, मानकीकृत सिक्कों की, जिनके पीछे अब किसी समुदाय का नहीं, बल्कि एक राजा या एक राज्य की ताकत थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में दिखे पहले सिक्के, इन्हें पंचमाक या आहत सिक्के कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर ठप्पा मारकर यानी पंच करके कुछ निशान बनाए जाते थे। अब ये निशान कोई डिजाइन नहीं थे, ये एक गारंटी थी, मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े राज्यों की गारंटी कि इस सिक्के में जो चांदी है वो खरी है और इसका वजन बिल्कुल सही है। भरोसे को अब एक ठोस शक्ल मिल गई थी। और वजन की बात करें तो इन शुरुआती सिक्कों का वजन लगभग 3 से 4 ग्राम पर फिक्स कर दिया गया था। ये जो मानकीकरण था ना, ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। इसी की वजह से व्यापार में भरोसा और आसानी आई। अब सोचिए, मगध का कोई व्यापारी मथुरा में जाकर अपना सिक्का देता तो कोई बहस नहीं होती थी, क्योंकि सबको पता था कि सिक्के का मूल्य क्या है। व्यापार अब सीमाओं के पार भी आसान हो गया था। तो देखिए, इन शुरुआती सिक्कों ने वो 4 जरूरी काम कर दिए जो आज भी पैसा करता है। पहला, ये लेन देन का माध्यम बने, मतलब बार्टर की जरूरत खत्म। दूसरा, ये चीजों की कीमत तय करने का एक पैमाना बन गए। तीसरा, इनमें दौलत को बचाकर रखा जा सकता था। और चौथा, सबसे जरूरी, इन पर राज्य की गारंटी थी, शासक का निशान था। बस यहीं से बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की नींव पड़ी। तो अभी तक हमने देखा कि पैसा भरोसे और व्यापार के लिए कितना जरूरी था। लेकिन अब कहानी एक ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां सिक्के सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं रहे, बल्कि वो कला, संस्कृति और यहां तक कि प्रोपोगेंडा का कैनवस बन गए। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है कुषाण और सातवाहन सिक्कों में। एक तरफ है कुषाण, जिनके सिक्के ज्यादातर सोने के हैं। क्यों? क्योंकि वो सिल्क रूट पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे थे। उनके सिक्कों पर राजाओं के चेहरे हैं, देवी देवता हैं, एक ग्लोबल पावर का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए सातवाहनों को, उनके सिक्के सीसे और तांबे के हैं और उन पर हाथी, जहाज और पेड़ बने हैं, जो साफ साफ उनकी क्षेत्रीय और समुद्री व्यापार की कहानी कहते हैं। एक ही समय में 2 अलग दुनियाएं सिक्कों पर छपी हुई। और फिर आता है गुप्त काल, जिसे भारतीय सिक्कों का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही है। उनके सोने के सिक्कों की कलाकारी, उनकी डिटेलिंग, वो एक अलग ही लेवल पर थी।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सम्राट समुद्रगुप्त का वो सिक्का जिस पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक महान विजेता एक कलाकार के रूप में। ये सिर्फ सिक्का नहीं था, ये ताकत और संस्कृति का एक स्टेटमेंट था। लेकिन क्या होता है जब एक महान साम्राज्य बिखर जाता है? इसका जवाब भी हमें सिक्कों में मिलता है। देखिए, गुप्त काल के सिक्के सोने के, बेहद कलात्मक और एक जैसे वजन के थे, जो एक मजबूत केंद्रीय सत्ता को दिखाते हैं। लेकिन गुप्त साम्राज्य के बाद के सिक्के, वो ज्यादातर तांबे और शीशे के हो गए। डिजाइन एकदम साधारण और वजन भी ऊंच नीच। ये सिक्के सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, ये एक बड़े साम्राज्य के टूटने और छोटी छोटी क्षेत्रीय ताकतों के उभरने की कहानी बयान कर रहे हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मध्यकाल की ओर। ये वो दौर था जब बड़े बड़े साम्राज्यों ने पैसे को सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि अपने विशाल इलाकों पर शासन करने और नियंत्रण रखने के लिए एक सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया। दिल्ली सल्तनत से हमें पैसे और भरोसे को लेकर दो बड़े सबक मिलते हैं। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी, जिसने चांदी के सिक्कों का मानकीकरण किया। नतीजा, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, व्यापार बढ़ा। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक का मशहूर प्रयोग। उन्होंने चांदी की कमी के चलते तांबे और पीतल के सांकेतिक सिक्के चला दिए। आइडिया शायद अच्छा था, पर हुआ क्या? लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के घालने शुरू कर दिए। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ये दिखाता है कि पैसा सिर्फ राजा के आदेश से नहीं, जनता के भरोसे से चलता है। अब बात करते हैं मुगलों की, जिनकी मौद्रिक प्रणाली अपने समय से कहीं आगे थी। उन्होंने एक बहुत ही शानदार त्रिधातु सिस्टम बनाया। सोने की मोहरें, वो थी राज परिवार और बड़े खजानों के लिए। चांदी का रुपया, ये पूरे साम्राज्य के व्यापार और टैक्स सिस्टम की रीढ़ था। और तांबे का दाम, ये था आम आदमी का पैसा, रोजमर्रा के बाजार के लिए। एक ऐसा सिस्टम जो महल से लेकर गांव की झोपड़ी तक हर किसी की जरूरत पूरी कर रहा था। और एक बात और, मुगल साम्राज्य में सिक्के ढालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बादशाह का था। कोई सूबेदार, कोई मनसबदार अपने सिक्के नहीं बना सकता था। ये सिर्फ कोई आर्थिक नियम नहीं था, ये संप्रभुता का यानी एब्सोल्यूट पावर का प्रतीक था। जिस इलाके में बादशाह का सिक्का चलता था, मतलब वहां बादशाह का राज था। पैसा अब पूरी तरह से सत्ता का प्रतीक बन चुका था। अब तक पैसे की कहानी विकास और व्यवस्था की थी, लेकिन अब हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां पैसा नियंत्रण और शोषण का एक शक्तिशाली हथियार बन गया। हम बात कर रहे हैं औपनिवेशिक काल की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने पैसे को सचमुच एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उस समय भारत में अलग अलग रियासतों की अपनी अपनी मुद्राएं चलती थीं। कंपनी ने इन सब को खत्म करके एक यूनिफॉर्म रुपया लागू कर दिया। कहने को तो ये व्यापार में आसानी के लिए था, लेकिन इसका असली मकसद था टैक्स कलेक्शन को आसान बनाना और स्थानीय आर्थिक ताकतों को पूरी तरह से खत्म करके अपनी सत्ता मजबूत करना। इसी दौर में एक थियोरी सामने आई जिसे धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। ये क्या था? आसान भाषा में समझें तो ये वो प्रक्रिया थी जिसके जरिए भारत में पैदा हुई दौलत को सिस्टमैटिक तरीके से ब्रिटेन भेजा जा रहा था, चाहे वो अंग्रेज अफसरों की तनख्वाह हो, कंपनियों का मुनाफा हो या होम चार्जेस हों। नतीजा, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार खोखली होती जा रही थी। दादाभाई नौरोजी जैसे उस दौर के विचारकों ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेजों की नीतियां सिर्फ ब्रिटिश फायदे के लिए थीं। मिसाल के तौर पर किसानों को अब लगान कैश में देना पड़ता था। इसके लिए उन्हें अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती थी और अक्सर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। इस तरह वो एक कभी न खत्म होने वाले कर्ज के जाल में फंसते चले गए। और ये नियंत्रण सिर्फ सिक्कों तक सीमित नहीं था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा किया। प्लासी की लड़ाई के बाद सत्ता मिली, फिर 1800 के दशक में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाए। 1858 में तो सीधे ब्रिटिश क्राउन का राज आ गया और आखिर में 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ताकि पैसे पर नियंत्रण पूरी तरह से केंद्रीकृत हो जाए। ये एक सोची समझी रणनीति थी। तो भारत में पैसे की ये पूरी यात्रा क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि कैसे पैसा एक रूप से दूसरे रूप में बदला। ये सफर शुरू हुआ आपसी विश्वास के एक साधन के रूप में, फिर ये ताकत और कला का प्रतीक बना और आखिर में ये नियंत्रण का एक जबरदस्त औजार बन गया। तो ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक जमाना था जब सिक्कों पर राजा की मुहर उसकी गारंटी होती थी, वही भरोसा था। आज की डिजिटल दुनिया में जब हम एक QR कोड स्कैन करते हैं या क्रिप्टो में डील करते हैं, तो हम किसकी गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं? सरकार की?
बैंक की, या उस टेक्नोलॉजी की जिसे हम पूरी तरह समझते भी नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर।